चैप्टर में अभी क्लियर होने वाला है कि ये जो नंबर ऊपर लगा हुआ होता है तो वो होता क्या है। वो एक्सपोनेंट होता है या पावर होता है या फिर उसका कोई और भी नाम है। किसी भी नंबर पे कोई इतना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उस पे पावर 0 का मिलेगा तो आपका आंसर 1 आएगा। इसलिए क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर दे सकते हैं। अगर सभी नंबर पे पावर 0 का दिखे तो आप आंसर 1 का दे सकते हैं। लेकिन क्यों डाउट क्लियर होगा कि किसी भी नंबर का पावर 0 रहने पर उसका आंसर 1 क्यों आता है। आप लोग जानते हैं कि किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। हम डायरेक्ट नियम को याद रखेंगे कि कितना कॉन्फिडेंस के साथ ये नियम आपसे कह रहा है, तो उसका आंसर एनी टाइम ऋणात्मक हो कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। इसे रटना नहीं है, समझना। और रटिएगा तो ना तो आपको समझ में आएगा ना आप क्वेश्चन उस पर सॉल्व कर। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यानी आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर, यानी घातांक और घात। इस चैप्टर में जितने भी नियम होंगे सभी नियम पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम और आप दोनों मिलके इस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले ये समझिए कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है और बेस क्या होता है। इससे पहले के चैप्टर यानी कि क्लास 8 के स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस चैप्टर से पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर को जरूर ही पढ़े होंगे। क्यूब एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर निश्चित पढ़े होंगे। तो उस चैप्टर में आप लोग ये पढ़े होंगे कि किसी भी नंबर को स्वयं से अगर 2 बार गुना करना होता है तो उस पे हम स्क्वायर लगाते हैं। या फिर ये समझिए कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 2 का लगा हुआ है तो इसे 9 का स्क्वायर कहते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर में आप लोग ये पढ़े होंगे कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 3 का लगा हुआ है तो उसे हम क्यूब कहते हैं, यानी इस पावर को क्यूब कहते हैं। और 2 का पावर अगर लगा हुआ है तो उसे स्क्वायर कहते हैं। तो अभी हम फिर भी बोले कि 8 पर पावर 3 का पावर पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह अगर पावर किसी भी नंबर पे 4 का लगा हुआ हो या फिर किसी नंबर पे 5 का लगा हुआ हो या फिर ऐसे समझिए कि किसी नंबर पे कोई भी पावर लगा हुआ हो, तब हम क्या कहेंगे, इसको कैसे पढ़ते हैं। इसे हम अगर हिंदी में इसे पढ़ना हो तो हम पढ़ते हैं 9 की घात 4 और इसे पढ़ते हैं 6 की घात 5। अगर इसे इंग्लिश में पढ़ना हो तो हम ऐसे पढ़ते हैं 6 रेज़ टू द पावर 5, 9 रेज़ टू द पावर 4, 8 रेज़ टू द पावर 3, 9 रेज़ टू द पावर 2। इस तरह से पढ़ते। तो इंग्लिश में कैसे पढ़े, रेज़ टू द पावर, पावर जो बोले इसके कारण इस नंबर को हम लोग पावर समझ बैठते हैं। लेकिन इस चैप्टर में अभी क्लियर होने वाला है कि ये जो नंबर ऊपर लगा हुआ होता है तो वो होता क्या है। वो एक्सपोनेंट होता है या पावर होता है या फिर उसका कोई और भी नाम है। चैप्टर का नाम एक्सपोनेंट एंड पावर है तो निश्चित ही कुछ डिफरेंस आप लोग जानने वाले हैं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक और पावर का हिंदी मतलब होता है घात। ये तो आप समझ गए होंगे। अब ये समझिए कि किसी नंबर पे वो जो पावर जिसे बोलते हैं वो क्या पावर होता है या फिर कुछ और होता है। तो ये पावर नहीं होता है। ये जो नंबर देखे हैं यानी जैसे ये 8 पे जो नंबर 3 लगा हुआ है, 9 पे जो 4 लगा हुआ है, 6 पे जो 5 लगा हुआ है, ये सब नंबर पावर नहीं होता। इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं यानी कि ये घातांक होता है, इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अब कहिएगा कि ये 9 पावर है क्या? नहीं, ये 9 बेस है। इस नंबर को हम बेस कहते हैं, यानी कि जिस नंबर पे पावर जिसे बोल रहे हैं आप नहीं, हम और आप, वो नंबर बेस कहलाता है। तो क्वेश्चन आपका होगा कि तो ये जब एक्सपोनेंट हुआ, ये बेस हुआ, तो पावर कौन सा नंबर होगा, यानी पावर इसे हम बोलते हैं तो पावर कौन सा नंबर होगा। तो समझिए यहाँ इन दोनों नंबर को पावर कहेंगे।
इन दोनों नंबर को पावर कहेंगे। अगर पावर का चर्च लिया जाए तो 9 और 4 को मिला के हम पावर कहेंगे। यानी ये सब नंबर पावर है। इस 9 को बेस कहेंगे और इस 4 को एक्सपोनेंट कहेंगे। सिर्फ इसी नंबर में नहीं, आपके बुक में अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर आपसे उस क्वेश्चन को दिखा के पूछे कोई कि बताओ कि ये 8 पे जो ये लगा हुआ है 3, ये पावर है या एक्सपोनेंट है, आप झट से जवाब दे सकते हैं कि ये पावर नहीं है, ये एक्सपोनेंट है। 8 जो है ये बेस है और पावर इन दोनों नंबर को मिला के वो पावर है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग एक्सपोनेंट एंड पावर को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि कौन सा नंबर एक्सपोनेंट है, कौन सा नंबर पावर है और किस नंबर को बेस कहेंगे। आगे हम समझते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ना क्यों जरूरी है। मान लीजिए कि आपके लाइफ में यानी कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे आपको किसी बड़े नंबर को पढ़ना पड़े। बड़े नंबर का मतलब ये समझिए कि आप लोग ज्योग्राफी में पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है ये पढ़ते हैं, तो 5.970000 इस तरह से हम लोगों को पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ना क्यों पड़ता है, यानी एक्सपोनेंट का यूज हम लोग क्यों करते हैं। कोई तो रीजन होगा कि हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका मतलब मान लीजिए इतने बड़े नंबर, थोड़ा इसे पढ़ के देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट आप लोगों को निश्चित ही लगेगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना केजी है। इसे पढ़ना डिफिकल्ट लग रहा है ना? बिल्कुल लग रहा होगा। इसी तरह आपको चंद्रमा का द्रव्यमान अगर पूछा जाए तो वो कितना है, इसी तरह का नंबर आपको मिलेगा। इसी बड़े नंबर को शॉर्ट करने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। यानी इस नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसमें हम जीरो को गिन लेंगे 1 2 3, यानी 3 का हम बना दिए ताकि आप लोगों को काउंट करने में अच्छा हो। 3 6 9 12 15 18 21 24, यानी कि 5.9724 kg। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि इस पे पावर लगा दिए 24 का, तो हमें समझ में आ रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना केजी है। तो बताइए कि एक्सपोनेंट हम लोगों को कितना हेल्प कर रहा है, किसी भी बड़े नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने में कितना हेल्प कर रहा है, ये आप सोच सकते हैं। तो हम लोग एक्सपोनेंट का यूज इसलिए करते हैं ताकि कोई बड़ा नंबर हो उसको हम छोटे फॉर्म में लिख के पढ़ के समझा सकते हैं। यानी लिखने में, पढ़ने में और समझने में एक्सपोनेंट की हमें जरूरत होती है। कहाँ पे? जहाँ पे बहुत बड़े नंबर की चर्च होती है, यानी इस तरह के नंबर की जहाँ चर्च होगी वहाँ हम लोग इस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं। किसका? एक्सपोनेंट यानी घातांक का। समझ रहे होंगे आप लोग कि हम लोगों के लाइफ में एक्सपोनेंट यानी घातांक का प्रयोग करना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसे हमें सॉल्व करना होता है, और उस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। यानी उस नियम की हेल्प से हम बड़े नंबर को छोटे रूप में बदल के सॉल्व कर सकते हैं। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोगों को नियम समझाएंगे तब समझ में आएगा कि एक्सपोनेंट का यानी इस चैप्टर का नियम कौन कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग समझिए। पहले हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन कैसा होगा। क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है, मान लीजिए कि
पर पावर 12 का लगा हुआ रहे, मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 पे पावर 12 का लगा हुआ हो, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कि इस 5 को 12 टाइम लिखना है और इस 6 को 12 टाइम लिखना है। ये तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि जितना का पावर लगा हुआ होता है, यानी इसे पावर नहीं कहते। फिर से हम कह रहे हैं कि ये एक्सपोनेंट होता है, ये बेस होता है और सभी को मिला के पावर कहते हैं। लेकिन अभी ये समझिए कि जितना यहाँ एक्सपोनेंट होता है, उतनी बार उस संख्या को गुना करना होता है जो संख्या हमारा बेस है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा, मान लीजिए 9 पे पावर 3 का लगा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 9 पे पावर 2 का लगा हुआ है, तो ऐसा भी क्वेश्चन होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा कहता है कि 9 पे एक्सपोनेंट 3 का है, यानी 9 की घात 3 इंटू का मतलब गुना का चिन्ह 9 की घात 2। तो हम इस 9 को 3 बार लिखेंगे, ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है, यही कह रहा है ना, मल्टीप्लाइड बाय 9 की घात 2, तो 9 को 2 बार लिखना है। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को मान लीजिए यहाँ पे 3 का घात है तो थोड़ा छोटा दिखा, अगर यहाँ 12 का घात हो, अगर यहाँ 9 का घात हो, तो इतना सारा लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे 12 टाइम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 9 टाइम लिखना पड़ेगा। क्या आपको थोड़ा बड़ा नहीं दिख रहा है? तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉ बनाए गए। लॉ का मतलब कुछ नियम है, उस नियम की हेल्प से हम क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं। इस एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। यानी आप लोगों को जो क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को विस्तारित रूप में जो सॉल्व आप कीजिएगा, उसे छोटे रूप में सॉल्व करने के लिए कुछ नियम हैं, जिस नियम का प्रयोग करके आप लोग बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सभी नियम पे बारी-बारी से क्वेश्चन करेंगे। तो हम पहले समझते हैं कि नियम कौन-कौन से हैं या फिर नियम क्या कहता है। फर्स्ट नियम को हम यहाँ लिखते हैं। नियम हमारा फर्स्ट नंबर ये कहता है कि कोई नंबर ए, उस पे अगर पावर m का लगा हुआ है और फिर दूसरा नंबर a, उस पे पावर n का लगा हुआ है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो उस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से हमें लगता है कि बहुत कम बच्चे अभी आप समझे होंगे कि ये नियम क्या है। पहले तो आप ये समझिए कि इस नियम में हम जो नियम को लिखे हैं, उस नियम में जितने भी अल्फाबेट लेटर नजर आ रहे हैं, वो सभी नंबर यानी कि संख्या हैं। इस सभी लेटर के बदले आपको क्वेश्चन में संख्या मिलेगी, यानी संख्या रहेगा। यानी ए के बदले मान लीजिए कोई नंबर 9 मिले, उस पे किसी m नंबर का पावर हो यानी एक्सपोनेंट हो, तो m नंबर 2 हो सकता है, 2 ही नहीं 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में तैयार होगा कि फिर वो नंबर ए, आप यहाँ इस नियम में ये देखिए कि पहला नियम जो हम यहाँ पे लिखे हैं, इस नियम में यहाँ भी ए और यहाँ भी ए दिख रहा है, इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ दोनों जगह कोई एक ही नंबर होगा। ठीक है, तो पावर यहाँ m का लगा हुआ था तो हम कोई भी नंबर 2 लिख दिए। यहाँ पावर मान लीजिए n का लगा हुआ, यानी कोई m से डिफरेंस n है तो कोई नंबर हो सकता है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 9 की पावर 2 प्लस 3, इसमें ये समझिए कि यहाँ जो 9 और 2 दिख रहा है, 9 और 2 दिख रहा है, तो ये हमारा बेस हुआ ना, और ये हमारा एक्सपोनेंट हुआ। तो इस नियम से हम यही समझ में हमें आ रहा है कि अगर बेस बराबर हो, अगर बेस बराबर हो यानी ये आधार जो है ये हमारा बराबर हो, तो क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को यहाँ ऐड कर देते हैं। ये हमारा लॉ यानी हमारा नियम कह रहा है कि आप अगर इस तरह से इस नियम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, यानी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा क्वेश्चन का। कैसे समझिए, तो पहले समझिए क्वेश्चन को। अगर हमारा क्वेश्चन
अगर हमारे क्वेश्चन में बेस बराबर दिखे तो एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं बेस को कॉमन लेके। यही हमारा हम यहाँ किए हैं। कॉमन लेने का मतलब कोई दो नंबर है, कोई दो नंबर है तो एक नंबर लिए, तो कॉमन इसी को कहते हैं कि किसी दो नंबर में से एक नंबर को लेना। तो यहाँ दो नंबर है तो एक नंबर को लिए और एक्सपोनेंट को क्या किए, यहाँ ऐड कर दिए, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इस नियम का यूज नहीं करते हैं, अगर हम इस नियम का यूज नहीं करते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। 9 पर स्क्वायर लगा हुआ है, अगर इसे पढ़िएगा तो कैसे पढ़िएगा, या तो 9 का स्क्वायर पढ़ सकते हैं, अगर अदर नंबर कोई मिले, अगर 8 रहता तो इसे हम पढ़ते 9 रेज़ टू द पावर 8, इसे पढ़ते 9 रेज़ टू द पावर 3, या फिर 3 है तो आप लोग जानते हैं कि 3 को क्यूब भी कहते हैं। तो यहाँ पे 2 था, हम क्यों नहीं शॉर्ट नंबर ही यहाँ लिख के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से होगा, यानी 9 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 9, कह रहा है कि जितना का पावर लगा हुआ रहता है यानी एक्सपोनेंट लगा हुआ रहता है उतनी बार उस संख्या को गुना करना होता है, किस संख्या को, जिस संख्या पे पावर लगा हुआ होता है। तो 9 पे 2 का पावर है तो क्वेश्चन हमारा कहता है 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, हम कर लिए, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब यहाँ 9 पे पावर लगा हुआ है 3 का, तो 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, ये हमारा क्वेश्चन कहता है। ठीक है, तो यहाँ जो आएगा वही हमारा 9 इंटू 9 यानी 81 आया, और 9 को अगर 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं तो हमें विश्वास है कि 729 प्राप्त होगा। कहिए कैसे, तो 9 9 जा 81 और 81 9 जा, देखिए यहाँ 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, यानी 729 प्राप्त हुआ ना। तो 9 को अगर 3 टाइम यहाँ मल्टीप्लाई किए 729 प्राप्त हुआ, और अगर हम इसे गुना करते हैं तो देखिए 729 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं ना। 9 8 जा 72 का 2 कैरी बचता है 7, 8 2 जा 16 और 7 23 का 3 होगा, कैरी बचेगा 2, और 8 7 जा 56 और 2 जो कैरी बचा तो 58। ठीक है, 9 2 2 4 7 3 10 का 0 कैरी बचता है 1, 8 और 1 9 और 5, यह 59049 59049 यही हमारा आंसर हुआ। बताइए आपको इतना टाइम गुना करना पड़ा। अगर इस क्वेश्चन को देख के नियम हमें पता होता है तो देखिए कैसे शॉर्ट टाइम में हम इस नियम का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इस तरह से समझ गए कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना था। देखिए यहाँ कहता है जब बेस बराबर हो और मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को जोड़ देते हैं, कुछ नहीं करना होता है, बेस को कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब अगर दो जगह एक ही संख्या है और गुना करना है तो एक संख्या को लेंगे और दोनों संख्या के ऊपर जो घात लगा हुआ है यानी एक्सपोनेंट घातांक लगा हुआ है, सॉरी घातांक लगा हुआ है, तो उस संख्या को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ 9 दो जगह है तो एक जगह कॉमन लेंगे और एक्सपोनेंट को सिर्फ ऐड करना है, क्यों, क्योंकि केस है मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो 2 और 3 5 होता है, यानी कि 9 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। अब देखिए हम यहाँ जानते हैं कि 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 और 729 को 89 9 जा 81, 729 को हम यहाँ 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लगता है कुछ वैसा ही नंबर मिलेगा जैसे पहले मिला था। तो 9 1 जा 9, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 9 8 जा 72 कैरी बचता है 7,
8 2 जा 16 और 7 हो जाता है 23, कैरी बचता है 2 और 8 7 जा 56 2 58। ठीक है, 9 2 2 4 7 3 0, 8 और 1 9 और 5 59049, यानी 59049 हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो देखिए जिस क्वेश्चन को हम यहां से लेके यहां तक में सॉल्व किए थे, उस क्वेश्चन को हम यहीं पे सॉल्व कर दिए। और जब आप क्वेश्चन करने लगिएगा ना, तो आपका कैलकुलेशन क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा, यानी आप लोग खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आपको किसी क्वेश्चन में 2 कर रहे हैं, 2 पे घात लगा हुआ हो, यानी 2 पे घात लगा हुआ है 5 का, मल्टीप्लाई करना है और 2 पे घात लगा हुआ है 2 का। तो अगर आप नियम आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कीजिएगा। बताइए, इतना आपको करना होगा और फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, फिर 2 इंटू 2 करना होगा। तो इससे बचने के लिए, इतना सारा लिखने से बचने के लिए आप लोग को नियम पता होना जरूरी है, ताकि आप बेस इक्वल देख के एक्सपोनेंट को क्वेश्चन में ही ऐड कर सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि मेरा बेस, यानी जिस संख्या पे एक्सपोनेंट लगा हुआ है उस संख्या को बेस कहते हैं। अगर दोनों जगह बेस बराबर है, यानी एक ही संख्या है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सपोनेंट को सिर्फ हम ऐड करेंगे, किसको, सिर्फ बेस को कॉमन लेके। तो बेस हमारा 2 है, कॉमन ले लिए, एक्सपोनेंट 5 2 7 होगा। तो हम समझ गए कि 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 4 6 1 7। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा। इस 2 एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में नियम का बहुत जरूरी है, यानी हम लोगों को नियम जानना जरूरी है। तो इस नियम को कैसे समझे आप लोग? आप लोग ऐसे समझिए कि जहां बेस इक्वल होगा और केस होगा मल्टीप्लाई का, यानी गुना करना होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट, यानी जिसे आप लोग या हम लोग पावर कहते हैं, उसे जोड़ देंगे। लेकिन कब जोड़ेंगे, याद रखिएगा, बेस बराबर होना चाहिए, बेस बराबर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे। तो हमें विश्वास है कि इस नियम को आप लोग समझ गए होंगे, और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप लोग नियम का यूज करके क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि दूसरा नियम हमारा क्या कहता है। दूसरा नियम हमारा कहता है कि कोई भी नंबर है a, उस पे पावर m का लगा हुआ है, यानी किसी नंबर पे किसी नंबर का पावर लगा हुआ है, और फिर वही नंबर, यानी जहां बेस जो है बराबर दिख रहा है a, और उस पे पावर डिफरेंस है, यानी एक्सपोनेंट में अंतर है। कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे आप समझिए। अगर अभी जैसे आप समझे मल्टीप्लाई के केस में, तो डिवीजन का केस समझिए। अगर बेस बराबर हो और केस हो डिवीजन का, यानी भाग देना हो, तो हम क्या करते हैं, बेस को कॉमन लेते हैं और एक्सपोनेंट को सबट्रैक्ट यानी घटा देते हैं। आप लोग एग्जाम्पल से इस नियम को समझिए। कोई नंबर है 5, इस पे किसी नंबर का पावर लगा हुआ है, एक्सपोनेंट लगा हुआ है और डिवाइड हो रहा है, और क्वेश्चन फिर हमें दिखेगा किसी पे पावर 3 का लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसमें झट से आप नियम लगा सकते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन देख के ये याद आ जाना चाहिए, हमारा यहाँ पे बेस बराबर है, एक्सपोनेंट से तो हमें मतलब है नहीं, बेस हमें बराबर दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोनेंट को घटाएंगे, एक्सपोनेंट को घटाएंगे, यानी इस 5 को कॉमन लेंगे, और एक्सपोनेंट 2 और 3 है तो इसको आपस में घटाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, घटाने में छोटा नंबर और बड़ा नंबर होता है, तो कैसे घटाते हैं आप लोग जानते होंगे कि हमें 2 में 3 को घटाना है,
तो 2 से 3 घटेगा क्या? नहीं घटेगा ना। तो क्या करेंगे, 3 से 2 को घटा लेंगे। और जब छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटाना होता है तो क्या करते हैं, साइन को ध्यान में रखते हैं, यानी साइन लगाते हैं बड़े नंबर का। और बड़ा नंबर 3 दिख रहा है माइनस में, तो आंसर में भी माइनस लगेगा। जैसे कि 5 पर मान लीजिए यहाँ क्या करना है, एक्सपोनेंट को घटाना है, तो 2 में 3 नहीं घटेगा, तो 3 में 2 घटाएंगे, आएगा 1, यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का साइन लेके आएगा, माइनस का यानी घटाव का चिन्ह लेके आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर बड़ा जो नंबर है वो माइनस में है, 3 जो है मेरा माइनस में दिख रहा है, यानी यहाँ -1 होगा। ठीक है। और ये जो 5 पे -1 आया, तो इसे +1 बनाने के लिए क्या करते हैं, इस नंबर को उल्टा लिखते हैं, यानी 5 को 1/5 पे पावर 1 का लगाते हैं, या फिर 1 का पावर लगाइए या ना लगाइए, बात बराबर है। आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ निगेटिव नंबर का भी एक्सपोनेंट जहां नेगेटिव हो तो वो भी नियम हम दिए हुए हैं, तो उस नियम को भी हम अभी समझाएंगे। आप यहाँ पे इस डिवीजन वाले केस में ऐसे समझिए कि जहां पे बेस बराबर दिखे तो एक्सपोनेंट को घटा दीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, बेस को कॉमन लीजिएगा और एक्सपोनेंट को घटा दीजिएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन मिलेगा तो हमें विश्वास है कि आप लोग इस नियम को भी बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे कि डिवीजन के केस में एक्सपोनेंट को घटाना होता है, और पहले नियम में हम समझे कि मल्टीप्लाई के केस में एक्सपोनेंट को जोड़ना होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब तीसरा नियम समझिए कि आपका तीसरा नियम क्या कहता है। ए कोई नंबर है, उस पे m का पावर लगा हुआ है, और फिर इन दोनों पे फिर n का पावर लगा हुआ है। इस तरह से समझ सकते हैं। एनी नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए कि इस 4 पे 2 का पावर लगा हुआ है, और पावर ऑफ द पावर, पावर ऑफ पावर, यानी इसमें देखिए फिर पावर लगा हुआ है। इसमें इस नंबर को समझिए कि कोई नंबर a, तो कोई नंबर ले लिए 4, उस पे m का पावर है तो यहाँ 2 का पावर दिए, पावर ऑफ पावर यानी पावर पे पावर लगा हुआ है 3 का। तो ऐसा क्वेश्चन अगर दिखे, यानी किसी नंबर पे अगर कोई एक्सपोनेंट लगा हुआ है फिर उसके ऊपर एक्सपोनेंट लग जाएगा, तो वैसे क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यानी 5 लिखेंगे और इन दोनों एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 3। ये mn जो एक साथ दिख रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन हाइड रहता है। ठीक है, एन ये पावर पे पावर इस तरह ब्रैकेट जब हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ये जानते हैं ना आप लोग। जैसे कि यहाँ m का पावर लगा हुआ है, ब्रैकेट है, और जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा यहाँ पे तुरंत मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हाइड है, यानी छिपा हुआ है। यहाँ डिटेल में आप लोग समझिए कि 4 पे पावर लगा हुआ था 2 का, अब पावर पे फिर पावर था 3 का, तो हम क्या किए, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस पे भी मान लीजिए कि एक और पावर लगा हुआ मिले तो हम क्या करेंगे, तो भी हम वही काम करेंगे, यानी फिर इस पावर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ नहीं करना है, बेस को लेना है और सारे पावर को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। क्वेश्चन में ही हम समझ जाना है, हमें समझना है कि 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 4 पे एक्सपोनेंट 12 का लगेगा, यानी 4 रेज़ टू द पावर 12। 4 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 × 4 × 4 × 4, इस तरह से 12 टाइम हम लिखेंगे किसको, 4 को। 12 बार 4 लिखना है, यही तो एक्सपोनेंट कहता है। जिस संख्या पे कोई भी घात लगा हुआ हो तो वो क्या होता है, उतना टाइम उसी संख्या को गुना करना होता है। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि इस नियम को भी आप ये समझे हैं कि जिस नंबर पे पावर लगा हुआ है, पावर पे पावर लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर भी एक और पावर लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, हम सारे पावर को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर देंगे।
और जितना पावर लगेगा तो उतना बार मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या को। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि आप लोग इस नियम को भी समझे होंगे, यानी कि आपका तीसरा नंबर नियम क्या कहता है इसे भी आप समझ गए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, सिर्फ एक्सपोनेंट जो है सभी एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई यानी गुना कीजिएगा। याद रखिएगा, जोड़ नहीं दीजिएगा, गुना करना है। यहाँ हम गुना किए हैं 3 2 जा 6 6 2 जा 12। क्लियर है। चौथा नंबर नियम आप लोग समझिए कि आपका ये नियम क्या कहता है। अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिखे, मान लीजिए ए कोई नंबर है 6, उस पे पावर लगा हुआ है 2 का, मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई नंबर है 7, उस पे भी पावर लगा हुआ है 2 का, पावर नहीं होता है। याद रखिएगा, हम लोग इसे पावर पढ़ते हैं, पढ़ने के कारण समझ जाते हैं कि ये पावर है, लेकिन ये पावर नहीं होता है, ये एक्सपोनेंट होता है। लेकिन पढ़ते कैसे हैं? हिंदी में पढ़ते हैं 6 की घात 2, 7 की घात 2। इंग्लिश में पढ़ते हैं 6 रेज़ टू द पावर 2, 7 रेज़ टू द पावर 2। अगर यहाँ 3 लगा हुआ रहेगा तो 6 रेज़ टू द पावर 3, 7 रेज़ टू द पावर 3। इस तरह से इसे हम पढ़ते हैं। तो पढ़ने के कारण गलत समझ बैठते हैं कि ये पावर होता है, बट अभी आप लोग इस चैप्टर में समझ रहे होंगे कि ये जो ऊपर में नंबर लगा हुआ होता है ना, वो पावर नहीं होता है, वो एक्सपोनेंट होता है, यानी वो घातांक होता है। इसे घात पढ़ते हैं लेकिन होता है ये घातांक। तो घात क्या होता है? इन सभी संख्या को घात कहते हैं। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को समझिए कि कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना हो ऐसे नंबर को, तो क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या बेस इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो इक्वल क्या है? एक्सपोनेंट इक्वल दिख रहा है। तो क्या करेंगे? बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 इंटू 7 करेंगे, और क्या करेंगे, दो जगह एक ही जैसा एक्सपोनेंट दिख रहा है, यानी जिस संख्या को गुना करना है ना, उसमें जो एक्सपोनेंट लगा हुआ है वो बराबर है, एक जैसा है, तो हम दोनों एक्सपोनेंट में से कॉमन लेंगे, यानी कॉमन लेंगे एक्सपोनेंट को, यानी 2 लगाएंगे। या फिर इस तरह का भी क्वेश्चन आपको दिखे, यानी यहां से समझिए 6 इंटू 7, इस पे एक्सपोनेंट 2 का, तो आप लोग समझिएगा कि इन दोनों संख्या पे पावर लगा हुआ है, इन दोनों संख्या पे पावर लगा हुआ है। तो आप लोग एक संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई नहीं, बल्कि दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 6 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा स्वयं से, और 7 भी मल्टीप्लाई होगा स्वयं से 2 टाइम। यही कहता है कि ब्रैकेट के बाद जो पावर है, यानी ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है ना, सभी पे पावर लगा हुआ है, तो हम सभी संख्या को 2 टाइम मल्टीप्लाई किए। समझ रहे होंगे कि आपका ये नियम क्या कहता है। तो यहां आप समझिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखे, यानी बेस इक्वल नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं, बेस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बेस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंट को कॉमन लेंगे। तो कैसे होगा? हम क्वेश्चन को देखते ही समझेंगे कि बेस इक्वल नहीं है तो बेस का मल्टीप्लाई करना है, और एक्सपोनेंट इक्वल है तो हम एक्सपोनेंट को कॉमन लेंगे, यानी यहीं से समझ जाएंगे। नियम अगर पता रहेगा ना तो हम क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे। 6 इंटू 7 यानी 6 को 7 में गुना करेंगे तो 42 आता है, और एक्सपोनेंट को तो कॉमन लेना है। देखिए क्वेश्चन कितना शॉर्ट होगा। अगर नियम पता नहीं होगा तो 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6, फिर ऐसे ब्रैकेट देंगे 7 इंटू 7, तब जाके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यानी 49 इस तरह से तब मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर नियम पता होगा तो क्या करेंगे? नियम पता होगा तो क्वेश्चन को देखते ही समझेंगे कि अरे यहाँ एक्सपोनेंट बराबर है और बेस बराबर नहीं है, तो बेस का तो आपस में क्या होगा? गुना होगा। एक्सपोनेंट बराबर है तो एक्सपोनेंट क्या करेंगे? एक्सपोनेंट 1 लेंगे, यानी कॉमन लेंगे, तो 6 7 जा 42, और 42 पे पावर लगेगा 2 का। यही तो हमारा क्वेश्चन कहता है। तो नियम आप लोग जानते हैं, तो किस तरह से आपको फायदा होने वाला है। अब आप यहाँ क्या कीजिएगा? 42 को 42 से गुना कीजिएगा, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा।
बताइए आप लोगों के लाइफ में नियम का जानना कितना जरूरी है। यानी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नियम को समझना जरूरी है। समझिए कि इस चैप्टर में जितने भी नियम हैं वो सभी नियम कोई ना कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगे, हम लोगों को हेल्प करेंगे। यानी जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे सभी को ये नियम हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, आगे समझिए हमारा पांचवा नियम क्या कहता है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नियम ये कह रहा है कि कोई नंबर ए, यानी ए किसी नंबर को डिनोट कर रहा है। डिनोट करने का मतलब दर्शा रहा है। जैसे अगर मेरा नाम अंशु है तो हम ए से डिनोट करेंगे। आपका जो भी नाम होगा उस नाम के पहले लेटर से डिनोट करेंगे। तो मैथ में हम क्या कर रहे हैं, किसी नंबर को इंग्लिश अल्फाबेट यानी कोई नंबर ए से डिनोट कर रहे हैं। तो कोई भी नंबर है 8, मान लीजिए 8 ही लीजिए, 8, उस पे अगर पावर 0 का लगा हुआ है, पावर फिर से बोल दिए, क्या कीजिएगा, इसे पावर ही बोलना पड़ता है। अगर उस पे एक्सपोनेंट 0 का लगा हुआ है तो हमें पता है कि उसका आंसर 1 होता है। उसका आंसर 1 होता है। लेकिन क्यों, अभी आपका क्लियर होने वाला है। यानी जब हम कोई उदाहरण लेके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका डाउट जो है ना अभी क्लियर होगा कि किसी भी नंबर पे कोई इतना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उस पे पावर 0 का मिलेगा तो आपका आंसर 1 आएगा। ऐसा आप लोग स्कूल में या फिर आप लोग जो ट्यूशन पढ़ रहे होंगे वहां के टीचर भी आप लोगों को बताए होंगे कि एनी नंबर अगर उस पे पावर 0 का है तो आपका आंसर 1 होगा। लेकिन क्यों, क्यों, तो अभी समझिएगा। मान लीजिए कि कोई भी नंबर लेते हैं, यानी 2 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 2 को 5, 2 पे एक्सपोनेंट अगर 5 का हो तो इसका मतलब यही है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना। इसका आंसर यही है, इसका मतलब यही है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही मतलब है। यानी जितने का एक्सपोनेंट है उतने टाइम उस संख्या को गुना करना होता है। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 पे अगर 5 का पावर है तो क्या होगा, 32 आएगा ना, 32 आएगा। फिर से समझिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो यहाँ 32 आया। ठीक है, अब 2 पे अगर 4 का पावर है तो क्या आएगा, तब आएगा 16। 2 पे 3 का पावर है, आप लोग कैलकुलेट करते जाइएगा। यानी 2 पे पावर 3 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 आएगा। अगर 2 पे 2 का पावर है तो 4 आएगा। अगर 2 पे 1 का पावर है तो 2 आएगा। अगर 2 पे 0 का पावर है तो व्हाट, क्या आएगा। अभी समझिएगा, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को जब समझ। सॉरी, यहाँ पे लाइन दे देंगे तब तो नहीं होगा। चलिए, 2 पे 5 का पावर था तो 32 आया। 2 पे 4 यानी एक पावर को घटा दिए, एक्सपोनेंट में 1 घटा दिए। 5 में 1 घटाए तो 4 का एक्सपोनेंट, 4 में 1 तो 3, 3 में 1 घटाए तो 2, 2 में 1 घटाए तो 1, 1 में 1 घटाएंगे तो 0। यहां देखिए 2 पर अगर पावर, अभी पावर से ही समझिए, 5 का है तो 32 आया। तो हम 32 को 2 से डिवाइड करते हैं तो अगले का पावर निकलता है, यानी 16। इसमें भी हम अगर 2 से भाग देते हैं तो अगले का पावर निकलता है। यानी 2 से अगर 32 में भाग दीजिएगा तो 16 आएगा। फिर 16 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपको 8 आएगा, अगले का पावर निकलता है। अगर 8 में फिर उसी 2 से भाग दीजिएगा तो आपको 4 आएगा। अगर 4 में फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। और फिर इस 2 में इसी पैटर्न के अनुसार अगर आप फिर इस 2 में 2 से भाग देते हैं तो क्या आपका 1 नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसीलिए 2 का पावर अगर 0 होता है तो 1 आता है। ये तो पैटर्न आपका क्लियर किया।
आप कहिएगा कि क्या 2 से ही भाग देना होगा? अगर कोई नंबर होगा तब, दूसरा नंबर होगा तब। समझ लीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर 5 हो, अगर 5 हो, अगर इसका पावर 0 है तो 1, तो 0 से पहले कोई नंबर होगा ना, तो क्यों नहीं हम 5 से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 5 का एक्सपोनेंट 5 हो, तो क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 और 625 5 जा क्या होगा? देखिए 625 5 जा होता है 5 5 जा 25 का 2 कैरी बचता है 25 का 5 कैरी बचता है 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी बचता है 1 और 6 5 जा 30 और 1 31। फिर से देख लीजिए 5 5 जा 25 कैरी बचता है 2, 5 2 जा 10 2 12 कैरी बचता है 1 और 6 5 जा 30 और 1 31। ठीक है, तो 31 25 आया। ठीक, अब देखिए एक्सपोनेंट को घटाते जाएंगे, एक्सपोनेंट को घटाते जाएंगे यानी 4, इसका मतलब होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 4 टाइम 4 का एक्सपोनेंट है तो 4 टाइम 5 को मल्टीप्लाई किए स्वयं से, तो 5 5 जा 25 यानी 5 को 5 बार पढ़ते हैं तो 25, 25 को 5 बार पढ़ते हैं तो 125 और 125 को 5 बार पढ़ते हैं तो 625। देख लीजिए 125 को 5 बार पढ़ते हैं 625 आएगा, 5 बचे 25 के 5 बाकी बचता है 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2 बाकी बचता है 1 और 5 एकम 5 1 625 आया, तो 625। ठीक है, अब देखिए इस 5 पे एक और पावर घटता है 3 का, तो आता है 125 जो कि अब अभी देखे हैं 5 को 3 बार स्वयं से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से नहीं 2 टाइम में यानी 5 गुने 5 करेंगे तो 25 और फिर 1 करेंगे 1 टाइम तो 5 और 5 में फिर 1 घटेगा तो 0। पैटर्न को समझिए, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई किए तो 3 125 आया, 4 टाइम मल्टीप्लाई किए तो 625 आया, 3 टाइम मल्टीप्लाई किए तो 125 आया, 2 टाइम मल्टीप्लाई किए तो 25 आया, 1 टाइम मल्टीप्लाई किए यानी एक्सपोनेंट घट रहा है। हम देख रहे हैं पैटर्न में एक्सपोनेंट 5 से 4 4 से 3 3 से 2 यानी 1 1 का सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 5 में 1 सब्ट्रैक्ट किए 4 में 1 सब्ट्रैक्ट किए थे 3, तो क्यों नहीं हम इसको 5 से भाग देंगे। 5 से भाग अगर हम देते हैं 3 125 को तो देखिए 5 छके 30, ठीक है, 1 5 दूनी 10, 2 कटता है ऊपर से नीचे आएगा 2 और 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 25, 625 आया। आप लोग अपने कॉपी में 5 से 31 25 को भाग दे के देखिएगा, आपका अगले का क्या निकलेगा? घात निकलेगा। ठीक है, तो 625 आया, तो फिर इसी पैटर्न के अनुसार हम 5 में भाग देते हैं तो हमें 125 निश्चित मिलेगा। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। फिर इसमें अगर हम भाग देते हैं तो 25 मिलेगा और फिर इसमें अगर भाग देते हैं 5 से ही भाग देना है। क्यों? क्योंकि संख्या 5 का है। जिस संख्या का घात आप निकाल रहे हैं यानी जिस संख्या जो हमारा बेस है उसी संख्या से हम क्या करेंगे? बराबर के इस पार हम भाग देंगे। ठीक है, तो 5 से भाग देते हैं 25 में तो 5 आता है, अगले का निकल गया। फिर ठीक इसी तरह अगर हम 5 से फिर यहां भाग देते हैं तो 5 में 5 से भाग देते हैं तो क्या होगा? 1 आएगा, यानी कि 0 पावर रहने पर आंसर 1 देता है। समझ रहे होंगे इस पैटर्न को। आप लोग कोई भी नंबर रख के इस पैटर्न
के अनुसार आप सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा उस संख्या का पावर 0 1 आएगा, उस संख्या का पावर 0 1 आएगा, निश्चित आएगा। अब आप ये समझिए, इस पैटर्न को तो आप लोग देख लिए, ठीक है। अब आप ये समझिए कि पावर 0 कब आता है। पावर 0 कब आता है? पावर 0 तब आएगा जब किसी फ्रैक्शन का क्या होगा, एक्सपोनेंट जो है ना इक्वल होगा। शायद आप लोग अभी नहीं समझे होंगे, अभी क्लियर होगा आपका। अगर किसी संख्या का पावर 5 है और डिवीजन का केस है और इसी संख्या का पावर 5 है तो क्या होगा? इससे पहले जो 2 नंबर नियम को आप लोग समझे थे तो उसमें ये समझे थे कि जहां डिवीजन का केस है और बेस बराबर है, समझिए फिर से, जहां भाग देना है दोनों संख्या को और उसका बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट को घटा देते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोनेंट को घटा देते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि बेस बराबर है तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, बेस को कॉमन लेंगे और एक्सपोनेंट को घटा देंगे। शायद यही किए हैं। किसी भी नंबर का पावर 0 कब आता है? तो जब ऐसा केस होगा ना तब आएगा। कैसे? जब किसी का बेस बराबर है और उसका एक्सपोनेंट भी बराबर होगा तब क्या होगा, उस संख्या का एक्सपोनेंट 0 आएगा, उस संख्या का एक्सपोनेंट 0 आएगा। आया ना यहाँ पे? किसी भी नंबर का ले लीजिए, कोई भी नंबर, मान लीजिए कि 9 पे एक्सपोनेंट 2 का है और बेस भी मेरा बराबर, एक्सपोनेंट भी मेरा बराबर, तो संख्या का पावर आएगा 0। क्योंकि लॉ नंबर 2 में आप लोग पढ़े थे कि जहां बेस बराबर हो तो हम क्या करते हैं, डिवीजन के केस में एक्सपोनेंट को सबट्रैक्ट करते हैं, यानी घटा देते हैं। यही पढ़े ना? तो बेस मेरा बराबर था तो एक्सपोनेंट को घटा दिए, यानी कि 9 पे पावर 0 का आ गया। कोई भी नंबर अगर बेस बराबर है और एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, घटा देंगे। किस केस में? गुना के केस में नहीं, डिवीजन के केस में, जहां भाग देना हो वहां। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा तभी तो मेरा एक्सपोनेंट 0 आया होगा। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको पूरा डिटेल में समझते हैं। इस क्वेश्चन से इस नियम को समझेंगे। क्या समझेंगे? कि किसी भी नंबर का पावर 0 है तो 1 उसका आंसर कैसे आता है। तो अभी हम समझाए कि इसका जो है ना डिवीजन का केस है तो एक्सपोनेंट घटेगा, एक्सपोनेंट घटेगा तो ये आएगा 5 पर पावर 0। तो ये और ये इक्वल हुआ ना, ये और ये इक्वल हो गया, बराबर हो गया। देखिए यहाँ ये और ये बराबर है, बराबर का चिन्ह बगल में है, बीच में है, तो इसका मतलब a पे पावर 0 और 1 बराबर है। इसका मतलब ये कि ये जो पूरा क्वेश्चन है वो और ये 5 पर 0 बराबर है। कैसे? समझिए, इसको अभी याद नहीं रखिएगा, ठीक है। यहां देखिए 5 इंटू 5 यानी 25 होगा। 5 पर पावर 2 का है तो 5 इंटू 5। आप लोग जानते होंगे जब आप 8 में होंगे या जो स्टूडेंट क्लास 8 के होंगे वो रैशनल नंबर पढ़े होंगे। रैशनल नंबर यही कहता था कि कोई भी नंबर रैशनल नंबर परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि परिमेय संख्या का डेफिनेशन किसी भी नंबर को a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई नंबर है 5, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाते हैं। मैथमेटिक्स में हमें एक ही बात का ध्यान रखना होता है, आंसर चाहे कैसे भी दे, सिर्फ क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है। तो 5 जो है इसे अभी हमें रेशनल रूप में दर्शाने के लिए हम क्या किए, नीचे में यानी हर में 1 लगा दिए। क्या हर में 1 लगाने से क्वेश्चन मेरा चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 1 से भाग देना है 5 में, तो 1 5 जा 5 यानी 5 ही भागफल आया, तो आंसर चेंज नहीं हुआ। यह 5/1 भी 5 ही है, ठीक है। तो हमें रैशनल नंबर में दर्शाने के लिए क्या करना पड़ा, 1 लगाना पड़ा। आप लोग ऐसे समझिए कि किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होता है।
तो हम इस संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 नहीं लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। इस 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन है, फिर यहाँ 5 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 1, इसमें भी 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आता है 5 5 जा 25 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25 अपॉन 1। इसको आप यहां से भी समझ रहे होंगे, और जो बच्चे नहीं समझ रहे होंगे तो वो यहां समझ गए होंगे कि 5 पर स्क्वायर लगा हुआ था तो 5 इंटू 5 होगा। अगर यहाँ 1 लगा हुआ होता तो और अच्छा बात। आपको यहाँ दिख भी रहा है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई। अगर नहीं लगा हुआ है तो लगा सकते हैं अपने मन से भी, क्योंकि 1 के आ जाने से संख्या के मान में चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए कि इसका आंसर 25 अपॉन 1 आएगा। इसका आंसर 25 अपॉन 1 आएगा। तो हमें इसे भाग देना है, तो हम इसे मिटा लेते हैं और इसको यहां लिखते हैं। तो 5 5 जा 25 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25 अपॉन 1 आया। आप लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर का डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझिए। जब डिवीजन यानी भाग देना होता है तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। यानी पहला जो परिमेय संख्या होता है ना, वो तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ये डिवीजन के साइन से मल्टीप्लाई का साइन बनता है। और जब साइन चेंज होगा तो दूसरा जो रैशनल नंबर है, दूसरा जो परिमेय संख्या है, वो अपना क्या करेगा, रूप को चेंज करेगा। रूप को चेंज करने का मतलब जो अंश है वो हर बनेगा, जो हर है वो अंश बनेगा। तो किसी भी भिन्न का भाग तो ऐसे ही बनाते हैं, इसे भिन्न बोलिए या फिर रैशनल नंबर बोलिए। ठीक है, तो भाग हम ऐसे ही बनाते हैं कि भाग का साइन गुणा के साइन में बदलता है, और अगला जो भिन्न है वो क्या करता है, अपना रूप को चेंज करता है, यानी 1/25 होगा। ठीक है, अब ये गुना का पोजीशन है, यानी भिन्न का गुना या फिर कहिए रैशनल नंबर का गुना, परिमेय संख्या का गुना। तो क्या करते हैं, पर किसी भी परिमेय संख्या का गुना कैसे सॉल्व करते हैं, अंश को अंश से, हर को हर से गुना करते हैं। तो अंश को हर अंश से गुना करेंगे तो 25 गुने 1 तो 25, अब 25 गुने 1 तो 25। अब कटने वाला होता है तो काटते हैं, जैसे 25 से कम 25 कट गया, तो क्या आया आंसर, आंसर आया 1। अब यहां से आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए कि जब 5 का इस तरह का क्वेश्चन था तो हम यहां पे बोले थे कि 0 होगा। कैसे होगा कि ये डिवाइड के केस में एक्सपोनेंट को सबट्रैक्ट यानी घटा देते हैं, ये तो बोले थे। तो उस नियम का यूज करके ये बराबर, यानी ये और ये बराबर है, तो इसका आंसर अगर 1 आया तो इसका भी आंसर 1 होगा, इसका भी आंसर 1 होगा। जब ये और ये बराबर है, समझिए यहां जब ये और ये बराबर है और इसको सॉल्व किए तो आंसर 1 दिया, तो ये भी इसका भी आंसर 1 ही होगा। ये अभी आपका क्लियर हुआ होगा। इस 5 के जगह पे आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिए, उसको इस तरह से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर 1 देगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है, उसका आंसर 1 होता है। आप लोग दो तरीके से इस नियम को समझे हैं। एक तरीका पैटर्न वाला भी क्लियर किया कि इसका आंसर 1 होगा, किसका, किसी भी नंबर का, चाहे वो नंबर 1000 हो, 5000 हो, लाख हो, 225 हो, 229 हो, 406 हो, यानी कि कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर सिर्फ 0 होगा ना तो आंसर सिर्फ 1 होगा। आप लोग इस नियम से समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर का पावर 0 क्यों
जीरो अगर रहता है तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 क्यों आता है? तो हमें विश्वास है कि आप लोग इसको समझे होंगे और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस नियम पे आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। जब आप क्वेश्चन कीजिएगा ना तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। इससे आप लोगों को 2 फायदा होने वाला है। एक फायदा तो आपका ये डाउट क्लियर होगा कि किसी भी नंबर का पावर 0 रहने पर उसका आंसर 1 क्यों आता है, और दूसरा अगर आप बड़े से बड़े नंबर का इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए यानी काटिएगा, तो आपका कैलकुलेशन जो है ना स्ट्रॉन्ग होगा, है ना? आप वीडियो के माध्यम से जितने भी नियम को सीख रहे हैं यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस नियम की मदद से सीख रहे हैं, उस पे आप कोई अपने मन से नंबर रख के अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका क्या होगा, प्रैक्टिस मजबूत होगा। और मैथ में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आप लोग स्ट्रांग होइएगा इस सब्जेक्ट में और आप लोगों को मैथ इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मुझे विश्वास है कि मेरी इस रिक्वेस्ट को आप लोग निश्चित ही फॉलो कीजिएगा। हम लोग समझते हैं नेक्स्ट नियम को, यानी छठा नियम हम लोगों का क्या कहता है। आप लोग इस नियम को ध्यान से देखिए। छठा नियम आपका क्या कहता है, ये a अपॉन बी, यानी कि अभी जो रेशनल नंबर आपको समझा रहे थे उसी फॉर्म में दिख रहा है, उसे आप p अपॉन क्यू बोलिए या a अपॉन बी बोलिए, है तो रेशनल नंबर जैसा ही। और उसमें क्या है कि उसमें एक्सपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कोई भिन्न 5/6 कोई भी नंबर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। a अपॉन बी लिखा हुआ है तो 5/6, इसके जगह पर 1/2 भी हो सकता है, 2/1 भी हो सकता है, सिर्फ नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों डिनोमिनेटर में 0 नहीं होनी चाहिए? आप लोग इतना सिर्फ समझिए कि हर में 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो संख्या नीचे होता है ना, जो संख्या नीचे होता है ना, उस संख्या से भाग देना होता है उस संख्या में। तो किसी भी संख्या का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो आप लोग सोचिए क्या 0 से भाग किसी संख्या में दे सकते हैं? ये अपरिभाषित है। किसी संख्या में 0 से भाग देना अनडिफाइन है, यानी इसको अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। बस इतना ही मानिए कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होनी चाहिए। तो a अपॉन बी कोई भी नंबर हो सकता है, उस पे पावर लगा हुआ है किसी नंबर का। अब इस फ्रैक्शन को ध्यान से देखेंगे कि अगर एक्सपोनेंट इक्वल दिख रहा है, अगर एक्सपोनेंट इक्वल दिखे तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 5/6 पर टोटल पे पावर लग जाएगा 1। कहने का मतलब यहां तो 2 जगह पावर लगा हुआ था, और जब पावर यानी कि एक्सपोनेंट जब बराबर है तो क्या करते हैं, पावर यानी एक्सपोनेंट को कॉमन ले लेते हैं, यानी इस फ्रैक्शन को एक जगह करते हैं और पावर को कॉमन लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पे यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है दोनों नंबर का 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इस नियम को यही इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6 × 6, यानी 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। अगर आपको इस तरह का दिखे क्वेश्चन तो आप उसको ऐसे समझिएगा कि अंश को भी 2 बार गुना करना है और हर को भी 2 बार गुना करना है, और यहाँ तो क्लियर दिया ही गया है। तो चाहे इस फॉर्म में दिखे तो भी आप वही समझिएगा, चाहे इस रूप में दिखे तो भी आप यही समझिएगा। यानी ये नियम हमारा कहता है कि दोनों चीज आपस में बराबर है, दोनों बात आपस में बराबर है। तो नियम हमारा ये कहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन दिखे, यानी इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आप लोग क्या कर सकते हैं। मान लीजिए इस फॉर्म में आपको नंबर दिखे 1/2, उस पे पावर लगा हुआ, एक्सपोनेंट लगा हुआ है 4 का, तो आप लोग देख रहे हैं कि इस टोटल पे अंश और हर दोनों पे पावर 4 का लगा हुआ है। कहने का मतलब 1 को भी
4 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 2 को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यही हमारा ये नियम कहता है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये नियम क्या है, यानी ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आगे का नियम क्या कहता है। ये जो 7वां नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये नियम आपका क्या कह रहा है। नियम कह रहा है कि कोई नंबर अगर ये कोई भी नंबर है, उस पे अगर निगेटिव नंबर का एक्सपोनेंट लगा हुआ है। निगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्या। आप लोग जानते होंगे कि जिस संख्या में माइनस का साइन लगा हुआ रहता है वो संख्या ऋणात्मक संख्या, और जिस संख्या में या तो प्लस का या फिर कोई साइन नहीं लगा हुआ होता है वो संख्या पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या कहलाती है। समझ रहे होंगे, तो कोई भी नंबर है उस पे अगर एक्सपोनेंट निगेटिव नंबर का हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो बराबर होता है 1 अपॉन और उसी नंबर पे पॉजिटिव साइन के बराबर। कैसे होगा शायद आप इस तरह में नहीं समझे होंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ जाइएगा कि ये और ये आपस में बराबर कैसे हुआ। ये और ये बराबर है या ये और ये आपस में बराबर है। यहाँ सिर्फ नंबर का चर्च है और यहाँ कोई भिन्न का चर्च है, या फिर कहिए रेशनल नंबर का चर्च है। पहले हम इस नियम को समझते हैं, इसको समझते ही ये भी समझ ही जाएंगे। कोई नंबर ए तो कोई नंबर लेते हैं 2, उस पे अगर माइनस यानी ऋणात्मक संख्या का एक्सपोनेंट लगा हुआ है, तो मान लीजिए 3 का एक्सपोनेंट है, तो इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो यहां पे ये नियम कह रहा है कि इसे आप कुछ नहीं कीजिए, 1/2 लिखिए और पावर को पॉजिटिव कर दीजिए। नियम हमारा ये कह रहा है, तो हमें तो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन कर दीजिएगा कि ये नियम के अनुसार, तो आप लिख दिए लेकिन हमें समझाइए, तो हम बिल्कुल आपको समझाएंगे कि ये नियम क्यों कह रहा है कि ये भी और ये भी आपस में इक्वल है। देखिए, कहता है कि कोई भी नंबर अगर उसका निगेटिव संख्या ऋणात्मक संख्या का पावर यानी एक्सपोनेंट लगा हुआ है, तो उसे हम 1 अपॉन उस संख्या को लिखते हैं और साइन को हटा के पॉजिटिव कर देते हैं, यानी यहाँ 3 लग जाएगा। वो कैसे, मानिए कि पहले इस संख्या को छोड़िए, पहले इसको देखिए। आप लोग जानते हैं कि किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा, क्योंकि 1 के लगाने से संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होगा। ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो 2/1 का अगर हम उल्टा कहें, आपको बताइए 2/1 का उल्टा क्या होगा, तो आप कहिएगा 1/2 होगा। और जैसे ही इसका 1/2 किए तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। यानी 2 जो ये था ना, ये जो 2 था ना, ये पहले था अंश में। ये पहले कहां था, अंश में, क्योंकि इस संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये संख्या अंश में था। ये अभी आप लोग देख के समझ रहे होंगे कि 2 जो है ना अंश में है। और इसे हम क्या किए कि बराबर साइन के बाद हम क्या किए कि हर में भेज दिए, इसे बदल दिए। और जब आप लोग जानते हैं कि जब संख्या अपना रूप चेंज करता है ना, तो साइन को भी चेंज होना ही पड़ता है। तो साइन यहां था निगेटिव, तो हम यहां कर दिए पॉजिटिव। इस तरह से आप लोग समझे कि ये संख्या और ये संख्या बराबर है, लेकिन ऐसे भी आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा। अब समझिए, अब यहाँ एक पैटर्न से आपको समझाएंगे और उसी पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग को अभी डाउट क्लियर करेंगे, आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे। मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए 2, अगर इसका एक्सपोनेंट 4 का रखे तो इसका मतलब होगा 16। ठीक है,
फिर देखिए इसी तरह से घटाते जाएंगे, 3 का रखें तो इसका मतलब होगा 8, अगर 2 का पावर रखें तो 4, अगर 1 का पावर रखें तो 2, अगर 0 का पावर रखें तो 1, अगर इसमें -1 का पावर रखें तो क्या होगा, व्हाट। यही आपका क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन यही है कि हम अगर माइनस ऋणात्मक संख्या का एक्सपोनेंट यानी घातांक रखते हैं तो आंसर क्या होगा। अभी समझिए, 2 का एक्सपोनेंट 4 था तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना था, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर है कि इस तरह से 16 यहां आया। ठीक उसी तरह 2 को 3 टाइम यानी 2 को 3 बार आपस में गुना किए तो 8 आया, 2 को 2 बार गुना किए तो 4 आया, 2 को 1 बार गुना किए तो 2 आया, 2 का 0 टाइम गुना किए तो इससे पहले का जो लॉ आप लोग समझे हैं उसमें 1 आता है, और 0 से घट के माइनस अगर 1 आता है तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि 0 से अगर कम किया जाए तो -1, फिर -1 से कम किया जाए तो -2। आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या रेखा पे बीच में 0, 0 के दाहिनी ओर 1 2 3 इस तरह से होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जाइएगा -1 -2, यानी कि घटते क्रम में इधर जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, यानी जहां तक आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि -1 इसका आंसर क्या होगा। तो इस 16 में अगर किसका है, 2 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 2 से अगर भाग देते हैं 16 में 2 से तो 8 आएगा भागफल। ठीक उसी तरह अगर फिर 2 से भाग देते हैं तो 4 आता है, ठीक उसी तरह 2 से भाग देते हैं तो 2 आता है, अगले का निकल जाता है, फिर इसमें 2 से भाग देते हैं तो अगले का निकल जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या आएगा। आप लोग इस तरह से भी इस डिवीजन को लिख सकते हैं, यानी 16/2, 8/2। अगर भिन्न में इसको भिन्न के रूप में लिखना कहे तो आप कैसे लिखेंगे, 8/2, ठीक है, बराबर है, ये सब बराबर है, इसे लिखिएगा 4/2 बराबर 2/2, 1/2। ठीक है, अब यहां 1/2 आया तो 1/2 को क्या लिखिएगा, पहले तो इसको समझिए कि 1/2 का मतलब क्या होता है, यहां से समझिएगा। यहां तक हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक समझ गए होंगे। तो क्या हम इन तीनों को स्पेस की कमी के कारण इसको इरेज करके इन तीनों नंबर को ऊपर में लिख लेते हैं, ताकि बहुत अच्छे ढंग से आप लोग समझिएगा। अगर यहां तक आप लोगों का क्लियर नहीं होगा तो प्लीज वीडियो को बैक कीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि पैटर्न आपका क्या कहता है। अभी हम इन तीनों नंबर को यहां लिखेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि ये आपका नियम क्या कहता है, यानी इसको साबित करके बताएंगे कि किसी भी नंबर का साइन पॉजिटिव करने के लिए संख्या को क्यों उल्टा करना पड़ता है। तो अभी हमें 3 नंबर को लिखना है, हम इरेज कर देते हैं। टू का अगर एक्सपोनेंट 1 लिखते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसको 2/2 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। 2 का पावर घटा के 0 करते हैं तो यानी कि 1 आता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2। अब समझिए कि 2 से भाग दिए 2 में तो 1 आया, अगले का पैटर्न हमारा वही कर रहा था कि 5 का जो है जो आएगा, 5 का घात लगाने पर जो आंसर आएगा उसमें अगर उस संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, अगले का 4 वाला घात का निकलेगा, 4 वाला घात में 3 वाला घात का निकलेगा।
फिर 3 वाले घात में भाग देते हैं उसी संख्या से तो 2 वाले घात का मिलता है, फिर 2 वाले घात में भाग देते हैं तो एक घात वाले का मिलता है, और एक घात वाले का भाग देते हैं तो 0 घात वाला का आंसर मिलेगा ना। ये आपका पैटर्न कह रहा है कि 2 से 2 में भाग देंगे तो अगले का घात निकलता है, और ठीक इसी तरह 0 से कमेगा -1 तो इसमें भाग देंगे तो इसका निकलेगा। आपका ये जो लाइन है हम यहां लिख दिए हैं, इसलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहां समझिए कि इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी 1 में 2 से भाग देना है। ठीक है, तो हम इसको पहले साबित करेंगे तब इसको साबित करेंगे। 1 से 2 से 1 में अगर हम भाग देते हैं तो क्या आता है, ये तो हम देख रहे हैं कि 1 टाइम में भी छोटा पड़ रहा है, 2 को एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ घटाएंगे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि दशमलव लगा के यहाँ हम 0 लेते हैं, तब हम घटाएंगे 2 पचे 10, आता है 0.5। 0.5 को अगर हम बोले कि आप लोग इसे फ्रैक्शन में बदलिए, यानी कि भिन्न में बदलिए, तो आप कैसे बदलिएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप क्या करते हैं, संख्या को उठाते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्या को अंश में डालते हैं, और दशमलव के बाद जितने नंबर मिलते हैं ना उतना 1 में 0 लगाते हैं, यानी 0.5 का मतलब 5/10 होता है, यही होता है। अगर यहाँ 0.51 होता तो हम 51 को ऊपर लिखते और नीचे में पॉइंट के बाद यहाँ देख रहे हैं कि 2 संख्या था तो 2 0 लगाते। ऐसे ही हम किसी भी नंबर दशमलव वाले नंबर को भिन्न में बदलते हैं। तो 5 जब छोड़िए कैसे बदलते हैं, यहां देखिए कि हम इस 0.5 को भिन्न में बदल दिए हैं। भिन्न में जब बदले हैं तो क्या ये लग रहा है कि सिंप्लीफाई होगा, यानी कि कटेगा, बिल्कुल लग रहा है कटेगा। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 1/2 आया। कैसे आया, इस 1 में 2 से भाग देने पर 1/2 आया। क्लियर है। अगर आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज जहां से नहीं समझ रहे हैं वीडियो को बैक कीजिएगा, फिर से देखिएगा, आपको निश्चित ही समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत अस्थिर ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि हम अपने पैटर्न के अनुसार जब यहां तक आए तो 1/2 ही मिला, इसीलिए ये 1/2 जो मिला है ये इसका होगा, इसका घात होगा। तो यही ना आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नंबर का अगर साइन घात निगेटिव हो, किसी नंबर का, समझिएगा यहां से, यही तो आपका कह रहा है कि किसी नंबर का एक्सपोनेंट अगर निगेटिव नंबर हो तो हम उसे क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। तो 2 का घात यहाँ -1 है, तो 2 को अभी भी हम बताए थे कि 2 यहाँ अंश में है, यानी 2/1 है, और इसमें घात लगा हुआ है माइनस का, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस 2/1 को चेंज कर देंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा 1/2 लिखेंगे, और इसमें एक्सपोनेंट निगेटिव से पॉजिटिव नंबर देंगे, एक्सपोनेंट निगेटिव से पॉजिटिव नंबर देंगे, यानी 1 देंगे, और ये 1 दे अथवा ना दे, बात हमारे लिए बराबर है कि किसी भी संख्या का एक्सपोनेंट अगर कुछ नहीं तो 1 ही होता है। कहिए कैसे, एक्सपोनेंट का मतलब यही हुआ उस संख्या में उतनी ही बार गुना करना जितना का एक्सपोनेंट लगा हुआ होता है। तो हम 1 पर 1 का एक्सपोनेंट अगर लगाते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, यानी 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, तो 1/2 ही मिला। इससे आप लोग के समझ में आ रहा होगा कि किसी भी संख्या का एक्सपोनेंट अगर 1 रहता है तो 1 को दे या ना दे, संख्या मेरा वही मिलेगा, संख्या के मान में चेंजिंग नहीं आएगा।
समझ रहे होंगे आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे इससे आगे पैटर्न बना के। आप लोग का थोड़ा और डाउट क्लियर करेंगे एक और पैटर्न बना के। वो देखिए वो कैसे, यहां समझिए। जब यहां -1 का साइन रखे तो 1/2 आया। अगर इससे नीचे अगर बढ़ते हैं पैटर्न के अनुसार तो कुछ नहीं, जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। -1 से -2 पे गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1/2 आया, 1/2 में हम यहाँ 2 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, वो आएगा अगले का नंबर आएगा। जिससे इसमें भाग देने पर इसका नंबर आया, इसमें भाग देने पर इसका आया, इसमें भाग देंगे तो इसका रिजल्ट आएगा। कहिए कैसे? पहले हम भाग देते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय 2। आप जानते हैं कि किसी रैशनल नंबर का डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये संख्या हमें पता है 2 अंश में है तो इसके हर में 1 लगाते हैं। हम तो समझ रहे थे कि ये अंश में था, हमें तो प्रॉब्लम नहीं होती। आपको प्रॉब्लम होती जो बच्चे नहीं समझ रहे थे, उनके लिए हम यहाँ 1 लगाए और लगा भी दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संख्या के मान में परिवर्तन नहीं हुआ। तो 1/2 साइन चेंज होगा डिवीजन से मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा, अगला जो रैशनल नंबर है वो भी अपना रूप को बदलेगा। 2/1 से 1/2 में आएगा। और जब ये मल्टीप्लाई के रूप में आया तो आप जानते हैं कि किसी भी भिन्न का गुना हम कैसे करते हैं, अंश को अंश से गुना करेंगे, हर को हर से गुना करेंगे। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4 आया। क्या आया? 1/4 आया। तो क्या इस 4 को, समझिएगा मेरी बात को, क्या इस 4 को हम 1/2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? क्या इस 1/4 को, यहां समझिएगा, इसको उठा के हम यहां देते हैं। सॉरी, थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो आप लोग इसको देखिए, हम यहां समझाते हैं। इस 1/4 को क्या हम 1/2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/4 आया और 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो आंसर आया ना, इसका होगा, यानी घात निकालने पर, यानी 1/2 का स्क्वायर। समझ रहे होंगे? या फिर इसको इस तरह से लिख सकते, सॉरी यहाँ 1/4 होगा, या फिर इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। इसीलिए हम किसी भी संख्या का निगेटिव साइन रहने पर क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए अंश से हर में भेजते हैं, अंश से हर में भेजते हैं। और हर में जब भेजते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो जो निगेटिव साइन लगा हुआ रहता है ना, वो साइन हट जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। नेगेटिव संख्या पॉजिटिव संख्या बन जाता है। फिर समझिए एक और पैटर्न को आप लोग समझ लीजिए। यहाँ 1/4 आया, फिर अपने नियम के अनुसार इसमें 2 से भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा लेते हैं और यहाँ पे हम भाग देते हैं। किसको भाग दे रहे हैं? अपने नियम के अनुसार यहां तक बढ़ते आए हैं। अब इसका जो आंसर आएगा ना, अगले का आंसर आएगा, यानी 2 पर पावर 3 का आंसर आएगा। देखिए कैसे, 1/4 में अगर हम भाग देते हैं 2 से तो इसके अंश में कुछ, हर में कुछ नहीं तो 1, हर में कुछ नहीं तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 साइन डिवीजन से मल्टीप्लाई में होगा, साइन चेंज तो संख्या चेंज, संख्या 2/1 से 1/2 होगा। यहां देखिए साइन चेंज हुआ तो 1/2 हुआ। इसीलिए
हम यहाँ पे संख्या को चेंज करते हैं। किस लिए? इसलिए डिवीजन से मल्टीप्लाई में आया, इसीलिए यहां भी हम संख्या को चेंज करते हैं। आप लोग जरूर निश्चित ही समझ रहे होंगे। अब देखिए, भिन्न का गुना हुआ, भिन्न का गुना हम कैसे करते हैं? अंश को अंश से गुना करते हैं, हर को हर में गुना करते हैं, तो 1/8 आएगा। और 1/8 को हम 1/8 को हम क्या 1/2 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं क्या? आप लोग जरा सोचिए कि 1/8 को क्या 1/2 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं? हमें विश्वास है कि आप लोग अगर क्यूब एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोग जानते हैं कि 2 का क्यूब 8 होता है। और छोड़िए, अगर क्यूब एंड क्यूब रूट को नहीं पढ़े तो यहां समझिए कि 8 का, अब कहिएगा कि आप कैसे जान गए कि 2 का क्यूब होगा? अगर हम किसी भी नंबर का हमें पता करना होता है कि कितने का स्क्वायर है या क्यूब लगेगा या कितना इस नंबर का क्या होगा, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसको क्या करेंगे? 2 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 तो लिखेंगे नहीं, और लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या, ये 3 आया, 3 टाइम 2 आया, यानी 2 का क्यूब। बात बराबर है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो वो 1/8 ही 1/2⁻³ है, या फिर ऐसे कहिए 1/2⁻³ है। समझ रहे होंगे कि ये, अब देखिए इसका आंसर आया ना, इसमें 2 से भाग दिए, इसमें 2 से भाग दिए तो हमारा ये आया, हमारा 1/8 आया। और 1/8 को हम ये लिख सकते हैं। तो हम जो यहाँ -3 बोले, तो हम यहाँ क्या, ये नियम मेरा क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। नियम हमारा यही कह रहा है ना कि कोई भी नंबर पे अगर माइनस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप पलट दीजिए। किसको? बेस को पलटिए। बेस को पलटने का मतलब क्या है कि संख्या 2 जो है, 2 को 1/2 लिखिए, 1/2 लिखिए, और इसमें जो पावर यानी एक्सपोनेंट लगा हुआ है वो निगेटिव में है ना, तो जैसे ही हर में ये संख्या जाएगा तो ये इसका एक्सपोनेंट भी चेंज होगा, यानी निगेटिव में है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में बनेगा। इस नियम के अनुसार अगर हम इसको सॉल्व किए तो 1/2⁻³ आया। सॉरी, ऐसे पढ़िएगा 1/2⁻³ अगर इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो 1/2⁻³ इस तरह से पढ़ेंगे। तो इस तरह से सॉल्व किए तो ये आया, और यहां सॉल्व किए तो ये ही आया। हमें विश्वास है कि आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा कि किसी भी संख्या का, यानी एनी नंबर, कोई भी नंबर, उसका अगर एक्सपोनेंट, जिसे आप लोग, हम लोग पावर कहते हैं, अगर निगेटिव नंबर हो तो उसको हम पॉजिटिव क्यों करते हैं? इतना काम करने के बजाय हम डायरेक्ट नियम को याद रखेंगे कि किसी भी नंबर का पावर अगर, यानी एक्सपोनेंट अगर निगेटिव नंबर हो तो संख्या को, यानी बेस को उल्टा करेंगे, और साइन जो है ना, यानी जिसे आप साइन, यानी साइन का मतलब एक्सपोनेंट में जो साइन लगा हुआ है वो चेंज होके नंबर जो है ना ऋणात्मक से धनात्मक बनेगा। समझे ना, ये हमारा नियम कहता है। तो हमें विश्वास है कि इस नियम को भी आप लोग समझे होंगे। और आप लोगों से फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इन सब क्वेश्चन पे कोई भी नंबर रख के आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, कितना खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी आपको जब खुद से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो निश्चित हमें विश्वास है कि मेरी इस रिक्वेस्ट को आप लोग निश्चित ही फॉलो कीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इन सारे नियम में
एक और नियम को समझ लीजिए। एक नियम नहीं, एक नियम समझाएंगे और आपको दो नियम समझ में आएगा। वो नियम क्या है अभी हम बताते हैं। अभी आप लोग से बोले कि आप अगर एक नियम को समझिएगा तो दो नियम आपको समझ में आएगा। अभी देखिए कैसे। अभी इस नियम को पहले पढ़िए। कहता है अगर किसी ऋणात्मक संख्या का एक्सपोनेंट अगर सम संख्या हो तो उसका आंसर एनी टाइम धनात्मक ही होगा। कितना कॉन्फिडेंस के साथ ये नियम आपको आपसे कह रहा है, कितना कॉन्फिडेंस के साथ ये नियम आपको कह रहा है। तो हमें लग रहा है इस नियम में कि जरूर निश्चित ही कुछ सच ही बोल रहा है। देखिए कैसे। किसी ऋणात्मक संख्या का मतलब कोई नंबर अगर होगा ना तो उसमें माइनस का साइन लगा हुआ होगा। और धनात्मक किसे कहेंगे? तो धनात्मक संख्या में या तो कोई साइन नहीं रहेगा या तो प्लस का साइन होगा। ठीक है, तो इस संख्या को ऋणात्मक कहेंगे और इस संख्या को धनात्मक कहेंगे, और इस संख्या को क्या कहेंगे? धनात्मक ही कहेंगे, क्योंकि इस संख्या के आगे कोई साइन नहीं है, यानी ये पॉजिटिव है, यानी ये धनात्मक है। तो ऋणात्मक और धनात्मक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये का नियम कहता है कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या का एक्सपोनेंट अगर सम संख्या हो, ऋणात्मक संख्या यानी -4, ठीक है, इस -4 का एक्सपोनेंट कह रहा है, एक्सपोनेंट अगर सम संख्या हो। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाज्य हो, या फिर ऐसे समझिए जिस संख्या के यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक पर 2, 4, 6, 8 और 0 मिले, उसे सम संख्या कहते हैं। तो इस ऋणात्मक संख्या का एक्सपोनेंट अगर सम संख्या हो, यानी सम संख्या का मतलब या 2 हो या फिर 4 हो या फिर कोई ऐसा नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8 या 0 मिले। अगर सम संख्या हो तो उसका जो आंसर है ना वो पॉजिटिव होगा। उसका जो आंसर है ना वो पॉजिटिव होगा। कब? एनी टाइम पॉजिटिव होगा। कहिए कैसे? इसका मतलब पहले समझिए कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। -4 को 4 बार कहता है गुना करने के लिए, -4 को 4 टाइम कहता है गुना करने के लिए। तो हम गुना कर रहे हैं, तो हम यहां देखते हैं कि 4 4 जा 16, 16 4 जा क्या होगा? 64, और 64 4 जा होता है 4 4 जा 16 और कैरी बचता है 1, और 6 4 जा 24 और 1 25। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। तो 256 जो आएगा ना, ये अगर हमें नियम याद होगा तो ये धनात्मक होगा। धनात्मक कब होगा? जब इसमें हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। अब सोचिए कि माइनस वाले नंबर का हम तो यही जानते हैं कि अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या माइनस में लिखेंगे, लेकिन नहीं। कहिए क्यों? माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? आप लोग जानते हैं, माइनस माइनस प्लस। जब ये और ये माइनस प्लस हुआ और ये माइनस प्लस हुआ तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा। फिर से समझिए, तो माइनस माइनस का साइन प्लस का साइन बनेगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, फिर यह माइनस माइनस प्लस बनेगा, और प्लस प्लस ही होता है। प्लस और प्लस प्लस ही होता है। तो ये संख्या जो है प्लस में आएगा, और जब संख्या प्लस में होता है तो साइन लगाए अथवा ना लगाए बात बराबर है। आप लोग कहिएगा कि इस नियम को आप क्यों बताए? तो सोचिए जरा, यहां 4 है, जरूरी नहीं है कि आपको सभी क्वेश्चन में एक्सपोनेंट 4 का ही मिलेगा। अगर आपको कोई बड़ा नंबर दिखे
यानी यहाँ 36 दिखे तो आप लोग एक तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 को कितने टाइम, 36 टाइम। 4 को 36 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा। और दूसरा अगर निगेटिव नंबर है यानी ऋणात्मक संख्या है तो उसको आपको माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस इस तरह से आपको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा 36 टाइम। लेकिन अगर आपको नियम मालूम होगा कि किसी निगेटिव नंबर का, याद रखिएगा नंबर जिस पे पावर एक्सपोनेंट जिस पे लगा होगा ना वो नंबर माइनस में यानी कि ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए। अगर कोई ऋणात्मक संख्या पे पावर लगा हुआ दिखे और पूछे आपसे कि इसका आंसर क्या होगा तो आप लोग उसके आंसर में एक्सपोनेंट को देख के आंसर निगेटिव या पॉजिटिव का दे सकते हैं। यानी कि अगर आपका एक्सपोनेंट सम संख्या का मिलेगा तो आप लोग आंसर को आंख मूंद के पॉजिटिव में आंसर दीजिएगा। अगर ठीक इसके विपरीत अगर किसी ऋणात्मक संख्या का एक्सपोनेंट अगर यहां सम के बदले विषम कर दीजिए तो आपका यहां धनात्मक के बदले यहां इसका आंसर यहां ऋणात्मक होगा। हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा। अगर किसी ऋणात्मक संख्या का एक्सपोनेंट अगर ऋणात्मक हो तो आंसर निगेटिव ही होगा, आंसर पॉजिटिव नहीं होगा, आंसर निगेटिव होगा। कहिए कैसे? यहां सम था तो हम देखें कि 256 जो है वो आया कैसा, पॉजिटिव में आया। यानी उसके आगे हमें कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं हुई। कब नहीं हुई? जब एक्सपोनेंट सम संख्या था। एक्सपोनेंट यहां विषम का होगा तब हमें साइन लगाना होगा निगेटिव का। यह हमारा नियम कहता है कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या का एक्सपोनेंट अगर विषम संख्या हो तो उसका आंसर एनी टाइम ऋणात्मक होगा। आप इस तरह से इस नियम को नहीं लिखिएगा, अलग अलग लिखिएगा। पहले जैसे हम सम संख्या का लिखे थे उस नियम को लिखिएगा, फिर दूसरा नंबर लिख के फिर वो सम के बदले विषम लिख के ऋणात्मक लिखिएगा। अब यहाँ इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए कि -4 को कह रहा है 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए -4 इंटू -4 तो यहां देखिए 64 तो आएगा ही, लेकिन माइनस में आएगा या प्लस में, ये सोचने वाली बात है। तो नियम कहता है कि विषम संख्या का एक्सपोनेंट मिलेगा ना तो आंसर ऋणात्मक होगा, यानी माइनस का साइन लगेगा। वो कैसे? हम तो यहाँ नियम के अनुसार माइनस का साइन लगा दिए, लेकिन कैसे? तो जरा सोचिए कि माइनस और माइनस प्लस होता है ना, और जब प्लस हुआ तो प्लस और माइनस क्या होगा? आप लोग जानते होंगे कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और जब माइनस होगा तो इस 64 भी माइनस लगेगा। तो सच ही तो कह रहा था ये नियम कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या का एक्सपोनेंट विषम संख्या हो तो आंसर एनी टाइम ऋणात्मक होगा। तो आप लोग अगर क्वेश्चन जिस समय सॉल्व कीजिएगा और ऋणात्मक संख्या आपके क्वेश्चन में दिखे और तो आप क्या कीजिएगा, उसके एक्सपोनेंट को ध्यान से देखिएगा कि एक्सपोनेंट सम है या विषम है, तो आप उसका आंसर निगेटिव होगा या पॉजिटिव क्वेश्चन देख के बता सकते हैं। तो हमें विश्वास है कि इन दोनों नियम से भी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और आप इस नियम का यूज कीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसे रटना नहीं है, समझना है कि नियम आपका क्या कहता है, क्योंकि जब आप समझिएगा ना तो कभी भूलिएगा नहीं, और रटिएगा तो ना तो आपको समझ में आएगा, ना आप क्वेश्चन उस पर सॉल्व कर सकते हैं, और ना आप उसे याद रख सकते हैं। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट को मानिए, आप इस वीडियो को देखने के बाद सभी लॉ पे यानी सभी नियम पे अपने मन से एक एक नंबर रख के
उस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा जब खुद से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो हमें विश्वास है कि मेरी इस रिक्वेस्ट को आप जरूर ही मानिएगा। तो आज का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं, यानी इन सारे नियम को बताने के बाद इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।